तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आप लोगों में से कई लोगों ने कल कमेंट करके पूछा और कई लोगों ने ईमेल तक कर दिया, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किया कि आखिर हाथ में आपके हुआ क्या। तो जिन लोगों ने भी पूछा, आप तमाम लोगों को दिल से धन्यवाद कि आप लोग इतना प्यार देते, इतना ध्यान देते कि मेरे हाथ में क्या हुआ, मेरी नाक पे क्या हुआ। इतना केयर आप लोग करते, इतना प्यार। तो कायदे से कहा जाए यूट्यूब की असली कमाई तो यही है। पैसे तो बहुत कमाए मैंने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों की वजह से, लेकिन असली कमाई यही है कि आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना दुआओं से नवाजते हैं, तो मुझे होगा ही क्या। मैं हमेशा ही आप लोगों के आशीर्वाद से स्वस्थ रहूँगा। तो दरअसल ये हाथ में कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, मैंने गर्म पट्टी बांध रखी है, क्योंकि 3 दिन पहले की बात है, 3 या 4 दिन पहले की बात है। मैं वॉलीबॉल खेलने गया था और स्मैशिंग कर रहा था, गाँव की भाषा में जिसे कहा जाता है वाली मारना। तो ये कर ही रहा था कि इसी दौरान सामने से 2 ब्लॉकर आए। अब ब्लॉकर आए, इधर मैं पूरे फोर्स के साथ अपना हाथ चलाया तो गलती से मेरा जो अंगूठा था एक ब्लॉकर के पंजे से जाके लड़ गया और इसी दौरान यहाँ पे एक हल्का सा क्रैक शायद हो गया है। इस वजह से फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने कहा कि हेयर क्रैक है। फिर भी मैंने गलती की, लापरवाही की, एक दिन और खेला और उस दौरान भी जब चोट लग गई तब मुझे लगा कि नहीं, अब कुछ करना चाहिए। तब डॉक्टर को फिर से दिखाया तो यहाँ प्लास्टर वगैरह का सीन तो नहीं पाला मैंने, लेकिन हाँ गर्म पट्टी बांध ली और ये इसी हेयर क्रैक का नतीजा है कि हाथ में गर्म पट्टी है। तो जिन लोगों ने भी पूछा उन लोगों को बता दूं कि कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बस छोटी सी चोट है और थोड़े टाइम में ठीक हो जाएगी। और यूं ही आप लोग का प्यार मिलता रहा तो शायद दिन दुगनी रात चौगनी तरीके से ये रिकवर होगा। खैर, ये तो रहा एक सवाल का जवाब जो आप तमाम सम्मानित दर्शक परेशान थे, तो मुझे लगा बताना चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। साल 2018 के आसपास आपको एक कहानी बहुत तेज़ी के साथ सुनने को मिली होगी। हर एक चैनल ने उसको कवर किया था। कई दिन तक मीडिया की टीमें वहाँ पे पहुँची रही, मौजूद रही। हम जैसे लोग जब उस टाइम सिर्फ दर्शक थे, साल 2018 के आसपास, और एक वकालत बैकग्राउंड से होने के नाते बस उसमें केस देखा जा रहा था कि पुलिस दर्ज क्या करेगी। हम लोग भी नज़र गड़ाए पड़े थे। तमाम लोग इस चैनल पे अलग अलग माध्यम से अलग अलग जगह पे बता रहे थे कि क्या हुआ। विदेशों में भी इस घटना को लेकर खूब चर्चा रही, क्योंकि 11 लोगों ने अपने आप को फंदे से लटका लिया था बुराड़ी इलाके में। बुराड़ी कांड के नाम से अलग अलग सीरीज़ भी बनी, अलग अलग मूवीज़ भी बनी। कुछ हॉरर लोगों ने इसको हॉरर तरीके से कवर किया, कुछ साइकोलॉजिकल लोगों ने इसको साइकोलॉजी के नतीजे से देखा। ये तमाम चीज़ें लोग करते रहे और जो बुराड़ी था इस 11 लोगों की मौत की वजह से पूरा मशहूर रहा। साल 2018 से लेकर अभी तक बुराड़ी कांड का नाम आप सर्च करेंगे गूगल पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, तो सबके जहन में, हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, हर एक सर्च इंजन पे आपको वही 11 लोगों के बारे में जानकारी मिलेगी जिन्होंने अपने परिवार को तंत्र मंत्र और भूत प्रेत के चक्कर में मिलकर ख़त्म कर दिया। और उस कांड में सबसे हैरान करने वाली चीज़ ये थी कि बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, जवान भी थे। एक महिला तो बेचारी ऐसी थी जो चलने फिरने में भी असमर्थ थी, तो उसको तो उसके बेटे ने ही फंदे से टांग दिया था। और जब जुलाई महीने में उस घर का दरवाज़ा खुला था तो 11 लोग फंदे से लटके मिले थे। तो अपने आप में जिसने भी देखा था, अब तो शायद उस इलाके को थोड़ा सा हॉन्टेड भी लोग मानने लगे हैं। लेकिन ये तमाम चीज़ें साल 2018 तक थी। 18 के बाद, 18 से पहले यही बुराड़ी इलाका एक दूसरे कांड की वजह से जाना जाता था जिसको बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उस पूरे इलाके में इस घटना की भी गूंज थी, क्योंकि अपने आप में इस पूरे इलाके की सबसे अनूठी घटना थी। आज उसी घटना की कहानी आपको सुनाऊंगा। कहानी बुराड़ी की है, कहानी साल 2017 की है और इसी बुराड़ी में एक जगह लगती है अजित बिहार, इसी अजित बिहार इलाके की है। बात अगस्त महीने के साल 2017 की है। दरअसल अगस्त महीने में साल 2017 में पुलिस के पास एक फ़ोन जाता है और कायदे से इसकी शुरुआत होती है एक परिवार से। एक शख्स था जिसका नाम था कमल। कमल पेशे से रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर था, यानी आरएमपी। अब एक रेपुटेड आदमी था। उसकी एक बहन थी जिसका नाम था अनीता। उम्र लगभग 45 साल। 45 साल के बाद चूँकि शादी वगैरह हो गई थी, तो जो कमल था जब वो देखता है कि उसकी बहन उसके बगल में ही रहती है, यानी उसी बगल के इलाके में बहन भी रहा करती थी, तो अक्सर कमल अपनी बहन के घर आया जाया करता था। अपनी बहन को काफ़ी मानता था, हर एक संभव तरीके से उसको खुश रखने की कोशिश करता था।
अपने जीजा से भी कहता कि मेरी बहन का आप ख्याल रखिएगा, कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप बताइएगा। और जब भी कमल का मन करता तब अनीता यानी अपनी बहन से मिलने चला जाया करता था। बहन भी काफ़ी खुश थी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में एक दुख था। दरअसल अनीता 45 साल यानी 45 ईयर की हो चुकी थी, लेकिन कोई याद औलाद नहीं थी। अब अनीता के कोई बच्चा नहीं, अनीता परेशान। कभी कभार पति भी ताना मार देता तो अनीता बेचारी टूट जाती, रोने लगती। अपने भाई कमल को बताती कि भैया मेरा कोई बच्चा नहीं हो रहा तो आपके जो जीजा हैं मुझे ताना मारते हैं, टॉन्ट करते हैं। कमल बेचारा आता, आने के बाद अपने जीजा को समझाता, कहता कि देखिए जो होना था वो तो हो ही गया, किस्मत के आगे कौन चल सकता है। ये छोटी मोटी नोकझोंक लगी रहती और कमल भी अक्सर अपनी बहन अनीता के पास, अपनी जीजा के पास जाया करता। ऐसे ही अगस्त महीने की बात है, साल 2017 में अगस्त महीने में अपनी बहन के पास जाता है। जैसे ही जाता है, अंदर जाने के बाद तेजी के साथ चीख के बाहर आता है, और जैसे ही बाहर आता है फ़ौरन पुलिस को फ़ोन करता है। अब पुलिस को फ़ोन करता है, फ़ोन करके पुलिस को बताता है कि साहब यहाँ पे एक लाश पड़ी हुई है। अब जैसे ही पुलिस वालों ने ये बात सुनी, सुनने के बाद पहले तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। पूछा कि आप कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और किसकी लाश पड़ी है। तो इधर जो कमल था रोते हुए बताता है कि साहब मैं कमल बोल रहा हूँ और मैं मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, और मेरी बहन के अपार्टमेंट में मेरी बहन की लाश पड़ी हुई है, और जो कातिल है वो भी आसपास है। अब पुलिस के पास एक ऐसा फ़ोन आया था जिसमें एक शख्स पहले तो एक कत्ल का जिक्र करता है, फिर एक लाश का जिक्र करता है, उसके बाद बताता है कि कातिल भी आसपास है। पुलिस वाले बिना देरी किए फ़ौरन अपनी गाड़ी में अपने दलबल के साथ उस जगह पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद देखते हैं कि बिस्तर पे जो कमल की बहन अनीता है वो मरी पड़ी है। गर्दन कटी हुई थी, खून रिस रहा था, यानी ऐसा लग रहा था कि अभी कुछ देर पहले ही कत्ल हुआ है। बिस्तर के बगल में जो कमल था बैठ के रो रहा था, और थोड़ी दूर पे जो अनीता था उसका हस्बैंड चुपचाप खड़ा था, ना ही वो रो रहा ना ही कुछ कह रहा। पुलिस वालों को जैसे ही कमल देखता है फ़ौरन भाग के पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है कि साहब मेरे जीजा को गिरफ्तार कर लीजिए, इसने मेरी बहन को मार दिया। अब पुलिस वाले जब ये बात सुनते हैं, सुनने के बाद उन्हें बड़ा अजीब लगा, क्योंकि पहली बार ऐसा था कि कत्ल हुआ हो, लाश के बगल चश्मदीद कोई खड़ा हो, एक तरफ कातिल खड़ा हो। अगर चश्मदीद है तो कातिल भाग जाता, लेकिन यहाँ जिसको चश्मदीद बता रहा है कि ये कातिल है वो भाग भी नहीं रहा, ऊपर से वो रो भी नहीं रहा, इधर चश्मदीद रो रहा। लाश अभी चंद मिनट पहले की ही है, तो ये पूरा माजरा क्या है। बहरहाल पुलिस वालों ने कमल को समझाया, थोड़ा सा हिम्मत दिया। इधर दो सिपाही जाके जो जीजा जी थे उनके पास खड़े हो जाते हैं कि कहीं ये भागने उगने की कोशिश करे तो भाग ना पाए। उसके बाद थोड़ा सा हौसला दे के फिर पूछा जाता है कमल से कि क्या आपने कत्ल होते देखा। तो इस पर कमल कहता है कि नहीं साहब, मैंने कत्ल होते तो नहीं देखा, लेकिन चूंकि मेरी बहन का इस आदमी से संबंध बढ़िया नहीं था, अक्सर ये बच्चों को लेके ताना मारता था और अक्सर कहता था कि तुम्हारे कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो अगर मैं तुमको मार दूं तो फिर मैं दूसरी शादी कर लूँगा। इस वजह से मुझे लग रहा कि मेरी बहन को इसने मारा। अब कमल ने जब ये लाइन बोली तब पुलिस वालों को लगा कि शायद ये व्यक्ति जो है कमल जज्बात में आके सारी बातें बोल रहा। हालांकि उसने एक वैलिड पॉइंट दिया, लेकिन अब जज्बात में ही आके बोल रहा। अब कमल ने ये तमाम चीज़ें बोली तो पुलिस वालों ने कहा कि चलो अनीता के हस्बैंड से पूछते हैं। उसको अपने साथ ले गए, इधर बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। तो जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई और इधर जब पूछताछ हुई तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्लियरली कहा गया है कि जो मरने वाली अनीता है उसकी गर्दन पे किसी धारदार हथियार से वार किया गया और गला काट के ही उसकी हत्या हुई। इधर जब अनीता के हस्बैंड से पूछताछ शुरू हुई तो अनीता के हस्बैंड ने कहा कि साहब मैंने कत्ल किया ही नहीं है और मैं क्यों मारूंगा, और बच्चा नहीं हो रहा ये बात 25-26 साल पे कोई बोले, शादी के 2-4-10 साल तक बोले, या फिर जब हमारी उम्र 30-35 साल हो तब बोले। अब मेरी उम्र 50 साल हो गई, अनीता की उम्र 45 साल हो गई, तो आप सोच के देखिए कि अब मैं बच्चों को लेके ताना मारूंगा और कत्ल करूंगा, ये तो बात हजम होने वाली है ही नहीं। अब ये बात जब अनीता के हस्बैंड ने बोली तो पुलिस वालों को भी इस बात में लॉजिक दिखा कि हाँ, अगर कोई बच्चों को लेके ताना मारता है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं तो तब मारता है जब महिला की उम्र 28-30 साल हो, 35 साल हो, बहुत 36-37 साल हो, लेकिन 45 साल 50 साल पे कौन ताना मारता है, और 45 साल 50 साल पे बच्चों को लेके कौन कत्ल करता है।
अब पुलिस वाले भी कन्विंस हो जाते हैं कि जो कातिल है वो अनीता का हस्बैंड नहीं है और कोई ऐसी चीज़ मिली भी नहीं, और साथ ही ये भी मान लेते हैं कि जो कमल है उसने जज्बात में आके तमाम लाइन बोल दी। पुलिस वाले अब असली कातिल के पीछे पड़ते हैं। सबसे पहले पता करते हैं कि किसके पास मोटिव था मारने का। बिना मोटिव के कोई क्यों मारेगा? अब मोटिव होने का मतलब परिवार वालों पे ही डाउट। तो सबसे पहले अनीता के हस्बैंड पे डाउट गया, लेकिन वो बाइज्जत बरी निकला। उसके बाद परिवार के अलग अलग लोगों पे पुलिस वाले डाउट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले सास ससुर पे करते हैं, फिर मायके वालों पे करते हैं, फिर दोस्ती यारी पे करते हैं। लेकिन चाहे जितने तरीके से जांच पड़ताल करते हैं, चाहे जितने तरीके से तफ्तीश करते हैं, ना ही किसी के पास कोई मोटिव मिला और ना ही कोई ऐसा था जिसको देख के लगे कि हाँ ये क्राइम कर सकता है या फिर इस कत्ल में इसका कोई योगदान है। जांच पड़ताल चलती रही, वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। पुलिस वालों के हाथ खाली। अच्छा, इधर जब पुलिस वालों के हाथ खाली तो लगातार कमल आरोप पे आरोप लगा रहा कि मेरा जीजा ही कातिल है, आप लोग उसको छोड़ के फालतू परेशान हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब कमल करने लगा तो पुलिस वालों ने सोचा कि ये चाय से ज़्यादा केतली क्यों गर्म हो रही। अगर अनीता का हस्बैंड कातिल नहीं है तो वो भी जोर भरता, लेकिन जिस हिसाब से लगातार जो कमल है अनीता के हस्बैंड के पीछे पड़ गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कमल अनीता के हस्बैंड को फंसाना चाह रहा हो। अब ये चीज़ जब पुलिस वालों के जहन में आई तब उन्होंने जांच पड़ताल का तरीका बदला और सबसे पहले कुछ बैकग्राउंड खंगाले। और जब बैकग्राउंड खंगाले तो एक बड़ी अजीब चीज़ पता चली। दरअसल एक बीमा हुआ था अनीता का 50 लाख का, यानी अगर अनीता मर जाती तो 50 लाख रुपए मिलते जिसको भी वो नॉमिनी बनाए। अब पता चला कि नॉमिनी किसे बनाया तो एक बड़ा अजीब नाम निकल के सामने आया और वो नाम था कमल का। यानी अगर अनीता मरती तो 50 लाख रुपए कमल को मिलते। अब जैसे ये बात पुलिस वालों को पता चली कि 50 लाख रुपए की नॉमिनी के रूप में कमल था, फ़ौरन उसे उठा लिया। उठाने के बाद उससे पूछा कि बात बताओ, तुम आदमी या फिर औरत कोई भी हो, जब उसकी शादी हो जाती है तो नॉमिनी के रूप में या तो अपने बच्चों को वो फिलअप करता है या अपने हस्बैंड या वाइफ को करता है। ये कैसा रिश्ता था कि अनीता ने अपने पति को ना करके तुमको नॉमिनी बना दिया? अब ये सवाल जब कमल से पूछा गया तो कमल ने भी बड़ा सिंपल जवाब दिया और कहा कि देखिए ऐसा है कि ये जो बीमा हुआ था, इंश्योरेंस जो हुआ था, ये मैंने ही तो गिफ्ट किया था। रक्षाबंधन पिछले महीने गिफ्ट किया था और चूंकि उस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आया तो नॉमिनी के रूप में मैंने अपना नाम रख लिया। पुलिस वालों ने कहा अच्छा। कमल ने कहा कि हाँ। इसके बारे में फिर अनीता के हस्बैंड से पूछा गया कि क्या ये सच बोल रहा है? अनीता के हस्बैंड ने कहा कि हाँ, रक्षाबंधन पे इसने ही गिफ्ट किया था। लेकिन अब पुलिस वालों की बात और ध्यान एक जगह आके अटकती है कि कुछ ही महीने पहले इसने नॉमिनी के रूप में अपना नाम रखा, उसके बाद 50 लाख रुपए का बीमा भेंट कर दिया और फिर कैसे कत्ल हो गया, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। और कत्ल हुआ तो हुआ, कोई अभी तक कातिल क्यों नहीं पकड़ाया? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि 50 लाख रुपए का खेल हो और कमल ही ऐसा खेल रच दिया हो। अब पुलिस वालों को जब शक हुआ, शक होने के बाद नज़र रखी तो कमल की जो हरकतें थी वो भी संदिग्ध लगने लगी, क्योंकि लगातार उस इंश्योरेंस कंपनी का चक्कर जो था कमल लगा रहा था। क्योंकि बहन के मरे भी चंद दिन हुए थे, बाद में भी क्लेम करता, लेकिन मरने के अगले दिन से लगातार क्लेम कर रहा था कि हाँ मेरी बहन का कत्ल हो गया और मुझे पैसे दे देने। पुलिस वालों ने अब कमल को उठाने का फैसला किया, उठाया, और उठाने के बाद जब उससे तबीयत से पूछताछ करी तब उसने एक ऐसी कहानी सुनाई जो वास्तव में बड़ी खौफनाक और रिश्तों को झकझोर देने वाली कहानी थी। और यहीं से कहानी पहुंच जाती है 2 साल पहले। दरअसल जो कमल था, भले ही वो मेडिकल प्रैक्टिशनर था, लेकिन उस हिसाब से उसे पैसे, उस हिसाब से उसे शोहरत मिल नहीं पा रही थी। उसने एक शादी की, शादी से उसके 4 बच्चे हुए। उसके बाद बीवी का देहांत हो गया, और बीवी का देहांत हो गया तो उसे लगा कि अब 4 बच्चे हैं, उनकी परवरिश कैसे होगी, उनको पालेगा पोषेगा कौन, मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो लिहाजा कमल ने फिर एक और शादी कर ली। अब टोटल 2 शादियाँ कर चुका था और इस वाली बीवी से भी 4 बच्चे हो गए, यानी 2 बीबी और 8 बच्चे। एक बीबी भले ही ख़त्म हो गई, यानी 1 बीबी और 8 बच्चे। अब इन बच्चों को पालना पोषना, वैसे भी इतना खर्चा। इसी दौरान कमल ने फिर 12 लाख रुपए का लोन भी ले लिया। अब लोन लेने के बाद उसे भर नहीं पाया, उसको भी लेके लगातार इसको जलील लोग कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें करता रहा, लगातार पैसों की किल्लत इसकी ज़िंदगी में दखल देती रही। तो यहीं से फिर इसने सोचा कि कुछ शॉर्टकट लग जाए और करोड़ों 50 लाख रुपए मिल जाएं तो क्या ही मज़ा।
तो कैसे? तो फिर ये अलग अलग ये प्लान बनाता है, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और, कहीं कुछ और इसी दौरान इसके दिमाग में आता है कि अगर मैं अपनी बहन का बीमा करवा दूं, बच्चा कोई है नहीं, नॉमिनी खुद को बना दूं और फिर अपनी बहन को मार दूं, तो फिर 50 लाख रुपए मुझे मिल जाएंगे। 12 लाख कर चुका के बाकी फिर जो पैसे बचे उनसे पूरी ज़िंदगी ऐसे कटेगी। उसके बाद फिर उसने अपनी बहन का बीमा कराया। बीमा कराने के बाद फिर रक्षाबंधन पे उस बीमे को अपनी बहन को गिफ्ट करता है। गिफ्ट करने के बाद लगातार 6-7 महीने तक किस्त भरता है अपनी बहन के उस इंश्योरेंस का, और नॉमिनी पहले ही उसने खुद को बना लिया। अब बहन को जब रक्षाबंधन पे हो जाता है, पैसे और वो तमाम चीज़ें देता है, कागजात देता है बीमा का, तो बहन को पता ही नहीं था कि जिस कागज़ में वो तमाम चीज़ें दे रहा है, जिस लिफाफे में, असल में वो इंश्योरेंस नहीं बल्कि उस अनीता की मौत का फरमान था। अनीता समझ नहीं पाती, और आखिर कौन अपने भाई पे डाउट करेगा। नॉमिनी का नाम जब भाई को देखती है तो उसे खुशी होती है कि चलो रिश्ता मजबूत होगा, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि भाई ही उसकी कत्ल का प्लान बना रहा, और कीमत 50 लाख रुपए। साल भर लगातार कमल प्रीमियम और जो पैसे थे वो भरता रहता है। उसके बाद फिर अंत में आता है, मौका देखता है, अगस्त महीने में अपनी बहन का गला काटता है, और गला काट के खंजर फेंक के वहीं बैठ जाता है। जीजा के आने का इंतज़ार करता है, और जैसे जीजा आता है फ़ौरन उसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि तुमने मेरी बहन को मार दिया। अब जीजा समझने ही नहीं पाता, और जीजा बेचारा इतना मासूम था कि उसे ये भनक ही नहीं थी कि क्या ये काम साला भी कर सकता है। उसे लगा कोई और बाहरी करके गया होगा, और जो मेरा साला है वो जज्बाती हो गया, मुझे फंसा रहा, इस वजह से वो चुप रहा, और ये कहानी इतनी लंबी चली। अब पूरी कहानी जब पुलिस वाले सुनते हैं, सुनने के बाद अपने आप में शन्न रहते हैं कि 50 लाख रुपए के लिए कैसे एक भाई अपनी ही सगी बहन को मारने का इतना खौफनाक षड्यंत्र 1 साल से रचता है। फिलहाल बाकी अभी ये लोग जेल में हैं, जो कमल जी हैं। उम्मीद है ऐसे ही जेल में बने रहें, तब इन्हें समझ में आए कि 50 लाख रुपए और मौत क्या होती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।